Hello everyone, I am Dr. Anurag Sharma. I'm chairman of Department of Cardiology at Alchemist Ojos Hospital, Panchkula, Sector 26. जैसे पहले भी हम आपसे शेयर करते रहते हैं अपनी नॉलेज और पेशेंट्स का पर्सपेक्टिव और पेशेंट के कई ऐसे केसेस जिससे कि आप लोग जागरूक रहें कि कार्डियोलॉजी के फील्ड में आगे क्या हो रहा है। आज मैं आपको एक केस डिस्कस करूंगा जो हमने कुछ दिन पहले ही परफॉर्म किया है। 83 इयर्स जेंटलमैन जो कि हमारे पास दाखिल हुए थे, छाती में दर्द थी उनको और वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। हमारे पास जब वो आए तो क्योंकि 83 इयर्स के थे, फ्रेल थे, तो हमने पहले दवाइयों से उनको मैनेज करने की कोशिश करी कि 83 इयर्स में यूजुअली इंटरवेंशन थोड़ी हाई रिस्क होती है और पेशेंट भी कभी टॉलरेट नहीं करते, खास करके उन लोगों को कोमॉर्बिड इलनेस होती है। कोमॉर्बिड इलनेस का मतलब है कि उनको डायबिटीज़ होती है, उनकी कई बार किडनी कमज़ोर होती है, कई बार उनके लंग्स कमज़ोर होते हैं। पर लकीली ये जो पेशेंट थे इनको डायबिटीज़ नहीं थी, सिर्फ ब्लड प्रेशर की कुछ दवाई लेते थे और इनको कुछ दिनों से टिपिकल हार्ट में पेन हो रही थी, एंजाइना हो रही थी। फिर इनकी एंजाइना बढ़ गई और बैठे बैठे भी दर्द शुरू हो गई। हमारे पास आई, ईसीजी खराब थी, फिर दवाइयों से इनको मैनेज करने की कोशिश करी गई। 2-4 दिन तक मैनेज करा लेकिन अल्टीमेटली पेन बढ़ गई उसके बावजूद भी। पहले स्टेबल हो गए थे लेकिन फोर्थ डे में अगेन ही डेवलप्ड सिवियर पेन एंड रादर ही डिटेरियोरेटेड। He was very frail. He was only 52 kgs and थोड़ा सा यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ गया था और लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया था। हार्ट की थोड़ी सी पंपिंग भी डाउन हो गई थी। अब इस सिचुएशन पे अगर हम उनको ऑपरेशन नहीं करते तो भी उनका जान का रिस्क ज़्यादा है और 83 ईयर्स में भी रिस्क ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द एज। इट्स हाई रिस्क केस। तो फिर हमने सोचा कि इनको एंजियोग्राफी करके देखा जाए कि इनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एंजियोग्राफी से पहले ही उनका ब्लड प्रेशर जो था वो काफ़ी कम हो गया था। उसके लिए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चलनी शुरू हो गई और फिर हमने उनको एंजियोग्राफी के लिए लिया और ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स केस था, लेकिन राइट प्लानिंग से और प्रभु की कृपा से इनको हमने अंकल जी को बचाया और आज 1 मंथ के आसपास हो गया है, फॉलोअप पे आ रहे हैं एंड ही इज डूइंग प्रेटी वेल एंड लकीली उनको कोई और बीमारी नहीं थी। तो आई थिंक ये उनको एक तरह से दोबारा उनका जो है जीवन दोबारा अच्छा शुरू हो गया और उनको कोई पेन नहीं हो रही क्योंकि हमने उनके सारे ही ब्लॉकेजेस जो है रिमूव कर दिए। सारे लेफ्ट साइड में ही थे और इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि क्यों है कॉम्प्लेक्स है और कैसे इस पे हमने समझ लो कि विजय प्राप्त की और पेशेंट को ठीक किया। हमारा मेन एम था पेशेंट बचाना, जो कि हम बचा पाए। सो ये हमने उनकी एंजियोग्राफी करी। तो आप देख रहे हैं कि एंजियोग्राफी में ये लेफ्ट साइड सिस्टम है। लेफ्ट साइड की एक मेन आर्टरी सर्कमफ्लेक्स होती है, उसकी मेन ब्रांच एक ओएम है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ भी 95%, यहाँ भी 95%। उसके बाद ये एलएडी आर्टरी में लंबा ब्लॉकेज है जहाँ पे 90%, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 80%। सो ये बेसिकली लेफ्ट साइड को सप्लाई करती हैं दोनों आर्टरीज। और अगर हम उसके बाद एक और नोट करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक ब्रांच है और यहाँ पे 2 ब्रांचेज हैं। ब्रांचें भी ये पूरी डिजीज है और ये जो ब्रांच है जो सबसे बड़ी है जहां तक जा रही है, इसके अंदर भी ऑस्टियम के ऊपर ये ब्लॉक है, बिल्कुल यहाँ 80% ब्लॉक है। सो बेसिकली द होल लेफ्ट साइड सिस्टम इज टोटली कंप्रोमाइज्ड। इसीलिए पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया, लो ब्लड प्रेशर में चला गया। ये देखिए हार्ट, ये हार्ट है जो ऐसे ऐसे धड़क रहा है और अगर आप देखें कि हार्ट की ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो सर्कुलेशन है वो अंडर जेपार्डी, अंडर रिस्क है। यहाँ भी 95, ये वाला पोर्शन जेपोडाइज, ये 80%, ये भी यहाँ पे। सो बेसिकली द होल सप्लाई इज अंडर जेपार्डी। ये जो है ये राइट कॉर्नरी आर्टरी है। राइट साइड में एक आर्टरी होती है उसमें भी, लेकिन जो मेन ब्रांच होती है उसकी पीडीए कहते हैं, वो भी 95% ब्लॉकेज है जो कि लोअर सेप्टम को सप्लाई करती है। सो बेसिकली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एंटीरियर वॉल, लेटरल वॉल और जो एपेक्स है हार्ट का वो सारा कंप्रोमाइज है। तो बेसिकली सिर्फ ये थोड़ी सी ही एक नाड़ी चल रही है जिस करके कि पेशेंट का थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आ रहा है। चैलेंज इसमें क्या होता है कि अब हमने इस नाड़ी को भी खोलना है, इसको भी खोलना है, इसको भी, और यहाँ भी प्रॉब्लम ना आए क्योंकि ये ब्रांच पॉइंट आ गई।
सो इसको बोलते हैं बाइफर्केशन लीजन्स। बाइफर्केशन मतलब जहां पे आर्टरी दो में डिवाइड करे। सो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स केस है बिकॉज इसमें ट्रिपल बाइफर्केशन है। एक बाइफर्केशन ये है, इसको भी नहीं हम कंप्रोमाइज कर सकते। एक बाइफर्केशन ये है जिसको हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और एक ये ब्रांच और ये आर्टरी, तो एक ये ब्रांच हो गया। सो बेसिकली वन बाइफर्केशन, टू बाइफर्केशन एंड थ्री बाइफर्केशन। सो दैट मीन्स कि हमें इसमें मल्टीपल तारें डालनी पड़ेंगी और तारें आपस में वो इंटरट्वाइन भी ना हो, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सो इट्स लाइक अ वेरी वेरी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड वर्क। और सेकंड नंबर पे क्या है कि ये पेशेंट सिक भी है। सिक मतलब ये ज्यादा टाइम भी नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर हम बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास कि हम आराम से लगे रहें। इस पे हमें जल्दी से जल्दी फ्लो एस्टेब्लिश करना है बिकॉज पेशेंट सिक है और पेशेंट को जो है आईबीपी का बलून डला हुआ है। हम नहीं चाहते कि अब हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी डालें, क्योंकि ओल्ड 83 इयर्स के वेंटिलेटर का मतलब होता है कि उसका बाकी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि निमोनिया वगैरह हो जाना। तो पहले हमने इस पे एक बलून पंप डाला पेशेंट को स्टेबल करने के लिए। ये एक बलून पंप है जो हम एओर्टा से डालते हैं, नीचे फेमोरल आर्टरी से डालते हैं। सो हमने लेफ्ट साइड, लेफ्ट ग्रोइन से एक पंक्चर किया, वहां से एओर्टा का देखा इलाइक आर्टरी से, और यहां से हमने एक बलून ऊपर लेके गए। ये बलून का क्या होता है? ये बलून बेसिकली इंट्रा एओर्टिक बलून होता है। इंट्रा एओर्टिक मतलब जो एओर्टा हमारी डिसेंडिंग एओर्टा, वहां पे एक बलून पार्क कर देते हैं जो कि हार्ट का, ये भी एक फूलता है फिर डिफ्लेट होता है, इन्फ्लेट होता है डिफ्लेट होता है। इससे क्या होता है कि ये टेम्परेरी कार्डिक सपोर्ट मिल जाती है हमें। 15 से 20% या 25% जो काम है हार्ट का वो ले लेता है और हार्ट को थोड़ा रेस्ट पे डाल देता है। हार्ट ऐसे चलता रहता है, हार्ट रुकता नहीं है बिकॉज ये ओपन हार्ट ऑपरेशन नहीं है। आपको पता है कि एंजियोप्लास्टी होती है चलते हार्ट में, हार्ट बीट कर रहा है लेकिन साथ साथ में हमने एंजियोप्लास्टी करना है उसको। बट हमें ब्लड प्रेशर चाहिए वर्किंग के लिए। अगर ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो हम उसको, पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे, उसके और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, किडनी फेलियर हो सकती है। तो वो बलून पंप पहला स्टेप है। सो पहले हमने दोनों आर्टरीज को वायर किया। अब हमने ये स्ट्रेटजी लगाई कि अब हमने जो मेन आर्टरीज हैं, जो मेन आर्टरीज है पहले उसी को थोड़ा खोला जाए ताकि हमारा जो है फ्लो कंप्रोमाइज ना हो। सो सबसे क्रिटिकल ये था, पहले हमने वायर डाली तो इनमें आपने देखा कि दो ब्रांचेस थी बट ये ब्रांच छोटी थी, तो हमने कहा पहले इसको, ये ज्यादा क्रिटिकल है, इस पे करें क्योंकि बहुत सारी 4-5 तारें नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें संभालनी मुश्किल होती है। सो एक हमने पहले इसको कंप्रोमाइज नहीं होने दिया, पहले फटाफट इसकी बलूनिंग करी फिर इसकी यहाँ पे करी। उसके बाद जो मेन आर्टरी थी उसके अंदर यहाँ से यहाँ बलूनिंग करी। उसके बाद हमने जब बलूनिंग करी तो इसमें फ्लो थोड़ा स्लो है क्योंकि क्लॉट से भरी हुई आर्टरी है। फिर हमने इमेजिंग को इस्तेमाल किया। ये इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड है, ये जा रहा है दोनों नाड़ियों में। पहले इसको स्टडी किया फिर इसको स्टडी किया। इससे हमें ये पता लग गया कि डायमीटर कितना है, आगे क्या करना है, ऑस्टियम के ऊपर कितनी डिजीज है, कहाँ से कहाँ तक हमें कवर करना है। फिर हमने लेफ्ट साइड की दूसरी आर्टरी को बलूनिंग कर रहे हैं। ये डिफरेंट व्यू लेना पड़ता है, दोनों आर्टरीज के लिए डिफरेंट व्यूज होते हैं। तो अब हमने सोचा कि हम इनको डिफरेंट टेक्निक से यूज करेंगे। बाइफर्केशन स्टेंटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि मिनी क्रश टेक्निक होती है या टैप स्टेंटिंग होती है या क्यूलॉट टेक्निक होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द एनाटमी वो टेक्निक हम यूज करते हैं। तो अब हमने देखा कि हम मिनिमम कंप्रोमाइज करके कैसे आगे जाएं। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे 2 स्टेंट लगेंगे। तो हमने एक स्टेंट यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया, इस ब्रांच से बिल्कुल पहले, ताकि जब हम ये स्टैंड लगाएं तो हमारी वो ब्रांच कंप्रोमाइज ना हो जाए। ये ब्रांच तो फ्लोइंग करती रहेंगी, छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। सो अल्टीमेटली एक स्टैंड पहले यहाँ लगा के इसको सिक्योर किया कि फ्लो यहाँ पे यहाँ आ जाए। सो आपने देखा कि ये स्टेंट हमारा बहुत बढ़िया लग गया, ये ब्रांचेस भी फ्लो कर रही हैं और हमने इसी बलून को खींच के यहाँ पे बलूनिंग कर दी और ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। You can see that after doing this, we have established at least very good flow here. So this is done because this was the main artery, तो पहले इसी पे स्टैंड लगाया और हमारी ये ब्रांच भी फ्लो कर रही है। So we have not compromised on any branches. Now we are focusing our energy here because this is also closing and the flow is less. अब हमें ये पता है कि ये जो ब्रांच है इसकी स्टेंट यहाँ तक जाना है, तो अगर यहाँ तक जाएगा ये बाइफर्केशन स्टेंट है। तो अब इसमें हमने मिनी क्रश टेक्निक इस्तेमाल करी। मिनी क्रश का क्या मतलब है कि जो ये स्टेंट होगा वो थोड़ा सा यहाँ हैंग करेगा इसके ऊपर, और उसको हैंग करने के लिए जो उसके ऐसे करके थोड़े ऊपर चले जाएंगे उसको हम क्रश करेंगे एक बलून से, ताकि जो उसके स्ट्रट है वो ऐसे करके हो जाए। तो वहां से फिर हम वायर दोबारा एंटर करेंगे ताकि दोनों में अच्छी तरह प्रॉपर जो है उसका रास्ता बन जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक जो है स्टेंट यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे
तो आप देख रहे हैं कि ये स्टेंट का प्रॉक्सिमल पोर्शन है जो वो हैंग कर रहा है मेन आर्टरी में, वो इतना ही हैंग करना चाहिए, और उसको हम इससे क्रश करेंगे बलून से। सो उसमें करते क्या है कि पहले इसको डिप्लॉय करते हैं, इसको डिप्लॉय करके इसकी तार और बलून दोनों बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वी क्रश दिस टिप ऑफ द स्टेंट विद दिस बलून। ये स्टेंट डिप्लॉय हो रहा है। उसके बाद ये 3 मिलीमीटर का जो है उससे हम इसको क्रश कर रहे हैं। आपने देखा होगा तार इसमें से निकल गई है, कि सबसे जरूरी है कि तार उसमें रहनी नहीं चाहिए, नहीं तो तार वहीं फंस जाएगी। अब आपने देखा कि इसमें भी फ्लो एस्टेब्लिश हो गया है और इसमें भी फ्लो एस्टेब्लिश हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा है, लेकिन ये इतनी अच्छी नाड़ी फ्लो कर रही है, इसको बाद में एड्रेस किया जाएगा। अब आपने देखा होगा कि यहाँ थोड़ा सा स्टेंट जो है वो अंडर डिप्लॉयड है और ये अंडर डिप्लॉयड है। सो इससे पहले कि हम स्टेंट यहाँ डालें, हमें उससे पहले इस स्टेंट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है, बिकॉज एक बार यहाँ पे स्टेंट डल गया तो कई बार इसमें तार नहीं जाती, तो ये स्टेंट बंद हो जाएगा अगर हम उसको नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। और हमारी ये ब्रांच भी चल रही है, पर ये ब्रांच कंप्रोमाइज थी तो हमने इसको भी पहले वायर कर दिया। तो ये जो स्टेंट है वो यहाँ पे है और उसके आगे से हमने इस पे चले गए। ये बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेज था, तो इसको वायर क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही 99% था एक्चुअली। हम इसमें और स्टेंट यहाँ लगाना नहीं चाहते थे, तो हमने इसकी बलूनिंग करी कि भी बलूनिंग करके ये चलता रहेगा, कि अगर बंद नहीं होता तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। और अल्टीमेटली हमने इसको दोबारा वायरिंग करी, और वायरिंग करके इस स्टेंट को जो ये लगाया था इसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी आईवस कर रखा था, हमें पता था कि कौन से एरिया पे कितने बलून से उसको डायलेट करना है। आईवस का जो इमेजिंग का फायदा ये होता है, सो दैट वी कैन एब्सोल्युटली ऑप्टिमाइज आवर स्टेंट विच इज डिप्लॉयड, ताकि वो बाद में ना बंद हो जाए। क्योंकि कई बार 2-3 दिन तो वो चलता रहता है, लेकिन उसके बाद वो बंद हो जाता है, स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो जाता है, और कई बार पेशेंट जो घर से हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये देखिए हम इसको ऑप्टिमाइज प्रॉपर कर रहे हैं। इसमें हम अपनी एक और भी टेक्नोलॉजी लगाते हैं, उसको स्टेंट बूस्ट कहते हैं। वो भी हम बाद में आपको दिखाएंगे कि व्हाट इज स्टेंट बूस्ट। वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास काफ़ी सालों से और इस लैब में आती है, काफ़ी और हॉस्पिटल में भी होती है वो, बट वी आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी वेरी मच। अब आप देख रहे हो कि अब हमने तीसरी तार भी डाल रखी है, ये भी डाल रखी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तारें आपस में ना मोड़ खाएं। तो उसके लिए तारों की हैंडलिंग एट द हेड, जो आपके हैंड्स एंड पे है, तारों को बहुत ज़्यादा सेपरेट करना पड़ता है। उसमें हम डिफरेंट तरह के वो लगाते हैं टॉर्कर, ताकि हमें पता लगे कि कौन सी आर्टरी में कौन सी तार गई हुई है, बिकॉज अगर गलत ही आपने स्टेंट चढ़ा दिया सारा टाइम वेस्ट होगा उससे। सो आफ्टर दैट अब हमारा जो तीसरा स्टेंट था, जो मेन आर्टरी से जो थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा हुआ था वो ब्रांच के आगे, उससे लेके लेफ्ट मेन तक। तो लेफ्ट मेन में हमने जो दूसरी आर्टरी है जो हमें साइड में थी, उसको भी हम ये जहाँ से जो जा रही है उसके ऊपर जेल कर रहे हैं उसको। पर क्योंकि हमने उसका पहले से खोल दिया स्टट, हमने देखा था कि पिछले व्यूज में, तो ये हमारा हम फिर उसको खोलेंगे। ये मिनी क्रश टेक्निक है। मिनी क्रश का मतलब है कि ये जो स्टेंट है उस क्रश स्टेंट को क्रश कर रहा है, और ये अपने स्टेंट डिप्लॉय कर दिया ये वाला। और जब हमने ये स्टेंट डिप्लॉय करना है तो इधर कोई तार नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कि सारी तारें निकल गई थी। तो ये सारे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है व्हेन द पेशेंट यू आर डूइंग सिक्स वेरी सिक पेशेंट्स। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि जब हमने ये स्टेंट डिप्लॉय कर दिया है, अब हमने एक और तार लेके गए और उस तार से हमने जो यहाँ स्टेंट लगाया था, अब इस स्टेंट के विंडो से हम उसमें घुस गए। तो ये भी एक विंडो, हमने पहले इसकी विंडो खोल दी थी ताकि इसमें घुसना आसान हो जाए। तो उससे क्या रहता है कि जो अब यहाँ पे हमने एक नया जंक्शन बनाएंगे जिसको कि बेसिकली नियो कराइना कहते हैं, तो उसको हम अब नया बनाएंगे एंगल उसका, ताकि वो इतना बढ़िया एंगल बने कि फ्यूचर में वो बंद ना हो। और हमने क्योंकि यहाँ भी ऑप्टिमाइज करना है और ये हमारी ब्रांच ना कंप्रोमाइज कर जाए, तो इसके लिए हमने एक तीसरी वायर फिर इसमें डाली, बिकॉज ये ब्रांच बहुत बड़ी थी, इस नाड़ी के बराबर ही है वो, तो इसको नहीं कंप्रोमाइज कर सकते। वाई? बिकॉज इस पेशेंट को ऑलरेडी इतनी हाई आइनोट्रोपिक सपोर्ट चल रही है, अगर इसकी एक भी ब्रांच बंद हो जाती है तो ये पेशेंट फिर रिकवर नहीं करेगा, नीचे क्रैश हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से एक बात कि ये तो बहुत बढ़िया ऑप्टिमाइज हो चुका है, लेकिन ये ब्रांच जो है आफ्टर ब्लूनिंग भी करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंद हो रही है ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टाइट ब्लॉकेज था। सो ये बंद हो रही है, तो नेचुरली जो पेशेंट है वो उसको बड़ा बीपी फॉल हो रहा है। तो हमने फिर सोचा कि इसको भी स्टेंट लगाएंगे। अब ये टेक्निक थी मिनी क्रश की, पहले ब्रांच में स्टेंट लगाया फिर मेन आर्टरी में स्टेंट लगाया। अब क्या है, मेन आर्टरी में स्टेंट लगा हुआ है लेकिन हमने ब्रांच में स्टेंट लगाना है, तो इसको हम टैप स्टेंटिंग करेंगे। टैप स्टेंटिंग के लिए एंगल अच्छा है, हम एक स्टेंट लेके जाएंगे, इसको ब्लूनिंग करेंगे, एक स्टेंट यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। अब उस स्टेंट को थोड़ा सा प्रॉक्सिमल में हैंग कर देंगे ताकि ऑस्टियम मिस ना हो, और एक बलून को यहाँ रखेंगे, और फिर मैं अब दिखाता हूँ कि कैसे वो हम टैप स्टेंटिंग करते हैं। So we have been doing this type of stenting a lot. We do lot of bifurcation stenting.
तो पिछले काफ़ी सालों से हमें इसका तजुर्बा है। अब आप ध्यान से देखें कि स्टेंट का सिर्फ एक ही स्टेंट यहाँ रखा हुआ, हम इसमें डबल जूम करके इसको देखते हैं, और एक हमने बलून यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ये बलून पहले रखना होता है, बिकॉज जब अपने इसको किया तो कई बार ये बलून जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ उसके स्टड उसको जाने नहीं देंगे। ये जो है ये स्टैंड लग गया, ये उसको हमने पुल करके फिर उसको वो करते हैं, इसको किसिंग बलून कहते हैं, कि दो बलून जो इकट्ठे एक दूसरे को किस करते हैं, उससे क्या रहता है कि जो वहाँ पे एंगल है वो पूरा प्रॉपर बन जाता है। उसके बाद हमने जब हमने दोनों, ये रास्ता भी अब हमारा चल पड़ा, ये भी चल पड़ा, ये भी हमारा चल पड़ा, तो ये जो लेफ्ट मेन है इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि यहाँ से जो स्टैंड लगा है वो 4 मिलीमीटर का लगा है और लेफ्ट मेन है 5 की। तो अब अपने इसको डिफरेंट बलून से इसको प्रॉपरली डायलेट करेंगे ताकि ये प्रॉपर पहुंच पे पहुंच जाए। तो आप देखेंगे कि जब फ्लो पूरा स्टेब्लिश हो जाता है तो किसी तरह से बढ़िया फ्लो आता है। ये देखिए यहाँ पे भी बढ़िया फ्लो चल रहा है, ये ब्रांच भी चल रही है, ये भी चल रही है। सो अब आप देखो कि फ्लो कितना बढ़िया स्टेब्लिश हो गया, सारे ब्लॉकेजेस चले गए और पेशेंट का बीपी भी इंप्रूव हो गया। इसके बाद अब हमने सारी तारें निकाल दी हैं, ये हम आईवस कर रहे हैं सारी ब्रांचों में, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं देखने के लिए कि कहीं को कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ। एक्सेलेंट फ्लो, कोई यहाँ पे डाइसेक्शन नहीं है कहीं पे भी एज पे, एक्सेलेंट फ्लो आ गया है। आप देखो कि हार्ट पूरा कैसे परफ्यूज हो रहा है, सारा के सारा ब्रांचें सारी चल रही। So such patients do very well, and he has done very well on follow-up. We did on 6th October, and almost 1 month he just came for follow-up very well. And he's 83 years, and we are very happy to save him and to give him a new phase of his life, the blessings of God. So that's what I wanted to share with you. It was a very complex case and how we dealt with and how we planned it. So ये है post जो stent लगाने के बाद जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, आप देखेंगे कैसे उसमें ये स्टेंट और ये जो ल्यूमन है कितना बढ़िया इसमें जो है वो आप देख रहे हैं कि, और ये इसका जो है ऑस्टियम है, और जो ये पॉलीगॉन ऑफ कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे जाके कि दोनों स्टेंट्स ऐसे मिलते हैं और ये मेन आर्टरी। तो एब्सोल्युटली वेरी गुड एक्सपेंशन ऑफ द स्टेंट। दिस इज एलएडी स्टेंट जो लेफ्ट साइड की मेन आर्टरी थी, ये उसका स्टेंट है जो ये डिस्टल स्टेंट है। आप देख रहे हो कि कितनी बढ़िया से स्टेंट एक्सपैंड हुआ है, कोई कहीं से कंप्रोमाइज़ नहीं है। और इसको अब हम आगे देखेंगे, लेफ्ट मेन में भी पूरा प्रॉपरली इसे एक्सपैंड हुआ स्टेंट है। ये बहुत हम हाई प्रेशर स्टेंटिंग करी हुई है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इस पेशेंट में टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और हमारा जो प्रोटोकॉल्स हैं टू डील विद वेरी सिक पेशेंट्स, जिसमें कि लो ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी का बलून डाला हुआ है, और पेशेंट जो है हमने बिना वेंटिलेटर पे डाल के उसको हम बचा पाए और अंकल जी को घर भेज पाए। उससे क्या हुआ कि हमारा जो सर्वाइवल है इस पेशेंट में, विच वॉज वेरी टफ, दैट पेशेंट सर्वाइव्ड। सो ये मैं इससे ये बेसिकली कहना चाहता हूँ कि 83 years is not a barrier to any intervention if the patient really deserves it, and if it can be done with the expert hands and with total focus to prevent the complications in such a patient. So thank you so much.